नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी में हमने लेक्चर 1.7 तक आपका कवर करा दिया है। सो आज हम बात करेंगे लेक्चर 1.8 में। लेक्चर 1.8 में हमारा क्या टॉपिक रहेगा। सो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि लेक्चर 1.6 में हमने इंड कहां पर किया था। सो लेक्चर 1.6 में हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान निकलवाया था। इसी प्रकार से हम लेक्चर 1.8 में आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसका मतलब पहले हमने शून्य कोटि के लिए बात करी थी, फिर प्रथम कोटि के लिए बात करी थी। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो मुख्य रूप से रहेगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो हेडिंग बनाते हैं और देखते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान कैसे निकाला जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने हेडिंग बना लिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान निकालना है। k का मान कैसे निकालेंगे, हमारा प्रोसेस वही रहेगा प्रथम कोटि के लिए जैसे हमने सॉल्व किया था, उसी तरीके से हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए भी k का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में हमें पता है। तो आपका आंसर होगा यस सर, आपने बताया था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो दोस्तों हम जानने की कोशिश करते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया आखिरकार है क्या। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अगर हम पूछें द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो आपका आंसर होगा सर हम जानते हैं। क्या जानते हैं और क्यों जानते हैं? क्योंकि हम विद्वान हैं इसीलिए हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर क्या होती है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर दो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दो अभिकारकों की अभिक्रिया की जो दर होती है वो उन अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, वह अभिक्रिया जिसकी दर का मतलब dx/dt दो अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमको मानना पड़ेगा एक अभिक्रिया जिसमें हम कितने अभिकारक लेंगे। तो आपका आंसर होगा सर हम कितने अभिकारक लेंगे, दो अभिकारक। क्यों लेंगे? क्योंकि हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम कोटि के लिए हमने कितने अभिकारक लिए थे, एक अभिकारक लिया था। इसीलिए क्यों लिया था, क्योंकि वहां पर हम प्रथम कोटि की बात कर रहे थे। यहां पर हम द्वितीय कोटि की बात करेंगे, इसीलिए कितने अभिकारक लेंगे, दो अभिकारक लेंगे। मानते हैं अभिक्रिया, माना अभिक्रिया। कितने अभिकारक हमको लेने हैं, दो अभिकारक। मान लिया कोई दो अभिकारक हैं ए और बी हैं, वो क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, प्रारंभ में सांद्रता माना। अब तो दोस्तों सब लोग आसानी से मान सकते हैं क्या लिखा हुआ है, माना प्रारंभ में सांद्रता। ए के लिए हम सांद्रता कितनी मानते थे, स्मॉल ए मानते थे। इसी प्रकार अगर हम पूछें बी की सांद्रता कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर मान लेते हैं कितनी होगी, स्मॉल बी होगी। यहां पर इसकी सांद्रता कितनी मान ली, स्मॉल बी मान ली। चूंकि क्या है, प्रारंभ है। अगर प्रारंभ है तो क्या उत्पाद बना होगा, तो आपका आंसर होगा सर उत्पाद नहीं बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0 होगी। अब कुछ समय गुजर गया, कितना समय गुजरा, क्या लिखेंगे, t समय बाद सांद्रता, t समय बाद सांद्रता। अब कुछ समय गुजर गया तो उत्पाद बन गया। मान लिया हमने उत्पाद कितना बन गया, x उत्पाद बन गया। कितना उत्पाद बना, x उत्पाद बन गया। वो कहां से बना होगा, सर a से कुछ निकला होगा और b से कुछ निकला होगा, तभी तो x उत्पाद बना होगा। इसीलिए इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a - x, और यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, b - x। यानी ये क्या है, प्रारंभ में सांद्रता है, ये क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। फिर हम क्या करते हैं, अभिक्रिया का दर नियम लगाएंगे, या हम क्या बोल सकते हैं, अभिक्रिया की दर समीकरण के अनुसार लिखते हैं। दोस्तों क्या लिखेंगे, अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण के अनुसार। अब दोस्तों अभिक्रिया का दर नियम और दर समीकरण क्या होता है, इसके बारे में भी हमने लेक्चर 1.7 में कवर किया हुआ है कि अभिक्रिया का दर नियम या दर समीकरण क्या है।
तो क्या होता है अभिक्रिया का दर नियम और दर समीकरण, यानी किसी भी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होता है कि किसी अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दोस्तों हमने दर नियम लिख लिया है। अब दर नियम में हम क्या देखते हैं, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, dx अपॉन dt से। यहां पर हमने क्या लिखा, dx अपॉन dt अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुक्रमानुपाती होती है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती। कितने अभिकारक लिए हैं आपने, 2 अभिकारक लिए हैं। जब 2 अभिकारक लिए हैं तो इनकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगी। कैसे होगी इसको देखते हैं। यहां पर क्या लिख लिया, a माइनस एक्स, ये अभिकारक a की सांद्रता में परिवर्तन हुआ। ये b माइनस एक्स किसका है, ये अभिकारक b की सांद्रता में परिवर्तन हुआ। तो जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है वैसा हमने मैथमेटिकली इसको लिख लिया है। क्या लिखा है, अभिक्रिया की दर अनुक्रमानुपाती होती है किसके, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती। फिर हमारा काम क्या होता है, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, क्या लगाते हैं, बराबर लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां कौन सा कांस्टेंट लगाएंगे, के कांस्टेंट लगाएंगे। के है क्या, के वेग स्थिरांक होता है। तो दोस्तों लिखते हैं, तो दोस्तों हमने लिख लिया dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स। अब यहां पर दोस्तों हम एक नोट बनाएंगे और नोट हमारा क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। नोट में हमको क्या लिखना है पहले ये देखते हैं। तो दोस्तों हमने नोट में क्या लिखा है, माना अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रताएं क्या हैं, बराबर हैं। यानी जो 2 अभिकारक हमने ये लिए हैं इनकी जो ये सांद्रताएं हैं वो आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये सांद्रताएं आपस में बराबर हो गई तो a बराबर हो जाएगा किसके, a बराबर हो जाएगा b के हो जाएगा। इसीलिए क्या हो सकता है, अगर a b के बराबर हो गया तो जो सांद्रता में परिवर्तन होगा वो भी किसके बराबर हो जाएगा, a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा किसके, b माइनस एक्स के। अब क्वेश्चन आता है सर हमने ये क्यों लिया, अभिकारकों की सांद्रताएं हमने आपस में बराबर क्यों करी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंटर के सिलेबस में हमको सांद्रताएं बराबर वाला ही सिलेबस में हमको क्या करना है, पढ़ना है। अगर सांद्रताएं डिफरेंट वाला पढ़ना है तो इसके लिए आपको बीएससी करना पड़ेगा और बीएससी में जब जाएंगे तो वहां पर आपको यह सिखाया जाएगा कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जब अभिकारकों की सांद्रताएं अलग अलग होती हैं तो के का मान कैसे निकाला जाता है। लेकिन अभी हमको क्या करना है, अभी तो हमको इंटर पास करना है और वो भी कैसे पास करना है, बहुत अच्छे नंबरों से करना है। उन अच्छे नंबरों से हम पास करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि सांद्रताएं अगर आपस में बराबर होंगी तो वेग स्थिरांक के का मान क्या होगा। तो दोस्तों हमने लिख लिया अगर सांद्रताएं बराबर हैं कोई बात नहीं है, अगर सांद्रताएं बराबर हो गई तो a बराबर हो गया किसके, b के हो गया। जब a बराबर b हो गया तो सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वो भी उसके बराबर हो जाएगा। यानी a माइनस एक्स और b माइनस एक्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। या तो हम b माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स लिख दें या a माइनस एक्स की जगह हम b माइनस एक्स लिख दें। तो देखते हैं क्या करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः dx अपॉन dt बराबर आ गया k इंटू, यहां तो लिखा है सर a माइनस एक्स। अब a माइनस एक्स बराबर है किसके, b माइनस एक्स के। यानी b माइनस एक्स की जगह हम a माइनस एक्स लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि b माइनस एक्स को हमने a माइनस एक्स क्यों लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर हमने क्या लिखा है, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि इनकी सांद्रताएं क्या हैं, आपस में बराबर हैं। इसीलिए हमने इसको यहां पर लिखा है। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स यहाँ है, a माइनस एक्स यहाँ है, इसकी भी पावर 1 इसकी भी पावर 1। गुणे में घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब बेस समान होता है तो गुणे में क्या घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स की होल
स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर हमारा काम क्या होता है दोस्तों, x वाले टर्म्स को हम एक पास करते हैं, अदर टर्म्स को हम दूसरी साइड में करते हैं। तो वही करेंगे, क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स के स्क्वायर को हम कहां लेके आएंगे, नीचे की तरफ लाएंगे और देखते हैं क्या लिखेंगे। हमने यहां क्या लिखा, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू, अब ये dt कहां चला गया, उस साइड चला गया, यानी k इंटू dt हो गया। तो दोस्तों अब हम dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर को कुछ और लिख सकते हैं। तो आपका आंसर होगा यस सर, लिख सकते हैं। क्या, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर को अगर ऊपर ले जाएंगे तो जो ये पावर है, पावर मतलब 2, ये माइनस में हो जाएगी। जब हम क्या करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम लिखेंगे इसको, या इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स बराबर k इंटू डी टी। ये हमने इसको लिख लिया। a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 क्यों हुआ, क्योंकि नीचे पावर प्लस में थी, ऊपर जाएगी तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर नीचे चिन्ह माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो यानी यहां पर हमने क्या लिखा, a माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स बराबर k इंटू डी टी। यानी इस समीकरण को हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या करना होता है, जब हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तो हमको यह करना होता है कि समीकरण का अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं इसका समाकलन कैसे किया जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, अब समीकरण 1 ये है, इसका समाकलन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a माइनस एक्स की पावर माइनस का 2 इंटू डी एक्स बराबर, यहां क्या लिखा हुआ है, k इंटू डी टी। इसमें भी हमने समाकलन का साइन बना दिया। फिर हमने आपको कई बार कराया है कि कांस्टेंट का कभी भी समाकलन नहीं करते हैं, कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो दोस्तों देखते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स की होल पावर माइनस का 2 इंटू डी एक्स बराबर k इंटू डी टी। इस समीकरण को क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। अब हम ये देखेंगे कि a माइनस एक्स की होल पावर माइनस 2 का समाकलन कैसे किया जाएगा। इसके लिए देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन हटा देते हैं। तो दोस्तों हमने उस वाले पोर्शन को हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। और कैसे किया जाएगा, इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे। फॉर्मूला क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। सर फॉर्मूला होता है जब x की पावर n का समाकलन किया जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। सर माइनस 1 ही तो रहता है। तो x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये होता है हमारा फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और है, जब dt का समाकलन हमने कई बार बताया है, dt का समाकलन कितना होगा, t होगा। क्यों होगा, क्योंकि dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। इसी प्रकार dt का समाकलन क्या होगा, t होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है, a माइनस एक्स की पावर माइनस 2 इंटू dx, ये लिखा हुआ है। ठीक है, हमको क्या देखना है, हमको इसका समाकलन करना है। ये कुछ पावर में लिखा हुआ है, इसको पावर मान लेते हैं, कितनी है, n है। यानी ये कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है, x की पावर n इंटू डी एक्स, कुछ इस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। लेकिन इसको अभी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और चेंज करने के लिए हम क्या मानते हैं, माना a माइनस एक्स बराबर कितना, t। कितना मान लिया, a माइनस एक्स बराबर t। अब इसमें हमको क्या करना है, इस समीकरण को हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोस्तों हमको क्या करना है, इस वाली समीकरण का x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। अवकलन करने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a। सबसे पहले हमको अवकलन किसका करना पड़ेगा, a का अवकलन करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस लगा, माइनस लिख लिया। फिर d बाई डी एक्स ऑफ किसका अवकलन करेंगे, x का करेंगे। इसी प्रकार हम किसका अवकलन करेंगे,
t का अवकलन करेंगे। सो कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, सबको पता है सर, कांस्टेंट का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इसका कितना हो गया, 0 हो गया, माइनस x का x के सापेक्ष अवकलन का वैल्यू कितना होता है, 1। x का x के सापेक्ष जब अवकलन करने जाएंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, बराबर यहां क्या लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं dt अपॉन dx। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, या इस dx को हम इस साइड भेज सकते हैं और -1 को नीचे भेज देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, dx बराबर dt अपॉन माइनस का 1, या dx बराबर माइनस का dt। तो यहां से हमको क्या पता चला, a माइनस एक्स की जगह हम क्या रख दें, t रख दें, और dx की जगह क्या रख दें, dt रख दें। और कैसा dt, माइनस का dt। तो इसको रखते हैं यहां पर, तो क्या आएगा, इस समीकरण को मान लेते हैं कैपिटल A। अतः समीकरण कैपिटल A के अनुसार क्या आएगा, समाकलन a माइनस एक्स को हमने क्या माना था, t माना था। अब a माइनस एक्स को हमने केवल t माना था, लेकिन इसकी पावर भी लगी है। इसकी पावर कितनी है, माइनस का 2 लिखा हुआ है। और dx का वैल्यू कितना आया, dx का वैल्यू आया है माइनस का dt। कितना आया है, माइनस का dt। ये आ गया इसका मान। अब हमने इसको किस फॉर्म में चेंज कर लिया है, लगभग इस वाली फॉर्म में हमने इसको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है। अब हम इसका समाकलन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं, अभी हमको थोड़ा काम और करना है। इस माइनस को हमको क्या लेके आना है, बाहर लेके आना है। यानी इस वाले जब माइनस को हम बाहर लाएंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का t की पावर -2 इंटू dt। अब हमको पता है जब पावर का x की पावर n का समाकलन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। जहां पर n क्या है, n जो होती है वो पावर होती है। अब इसका समाकलन करने जाएंगे तो x की जगह क्या लिख देना है, हमको t लिख देना है। x की जगह हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया। n क्या है, पावर होती है, और यहां पर पावर कितनी है, -2 है। यानी n की जगह हमको क्या लिखना है, -2, और उसके बाद प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया। फिर क्या लिखा हुआ है, 1 लिख दिया। इसी प्रकार नीचे आएंगे, अपॉन करेंगे, n की जगह क्या लिखना है, -2 और प्लस का 1। +1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -2 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, तो आपका आंसर क्या होगा, -2 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। यहां कितना आया, -1। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर माइनस पहले से लगा हुआ था। ठीक है, ये माइनस पहले से लगा हुआ था। यहां से हमने क्या किया, t की पावर -2 + 1। यहां क्या किया, n की जगह क्या था, -2 था, यहाँ पर प्लस बनाया, प्लस लिख लिया। फिर क्या लिखा था, 1 लिखा था, 1 लिख लिया। ठीक है दोस्तों, फिर ये माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, t लिखा, t की पावर -2 से 1 जाएगा, कितना आएगा, -1 अपॉन, फिर नीचे -2 से 1 जाएगा, कितना आएगा, -1। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी इसको हम क्या ले सकते हैं, t की पावर -1। अब इस t की पावर -1, अब सर वही बात है, ये -1 को अगर हम नीचे लाएं तो t की पावर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/t। क्या लिख सकते हैं, 1/t। यानी t की पावर क्या लिख सकते हैं, +1। अब +1 आप लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं है। अतः हम क्या देखते हैं कि जो ये वाला पोर्शन था इसका समाकलन का मान कितना आया, 1/t। लेकिन t हमने माना क्या था, t को हमने माना था a-x। अतः यहां से हम क्या कह सकते हैं कि समाकलन a-x की पावर -2 इंटू dx का समाकलन जो आया है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a-x। t की जगह क्या लिखा है, t की जगह हमको पता है, t हमने क्या माना था, x
a माइनस एक्स माना था, इसीलिए t की जगह हमने क्या लिख लिया, a माइनस एक्स। अब इसका जो समाकलन आया है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a माइनस एक्स। अब सर आप कहेंगे एक बहुत पुरानी कहावत है, खोदा पहाड़ और निकली चुईया। ठीक है, करना क्या था, सिर्फ इसका जब समाकलन किया तो क्या आया, 1/a माइनस एक्स। लेकिन इतना लाने के लिए हमको कितनी प्रोसेस करनी पड़ी, इतनी सारी प्रोसेस करनी पड़ी। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि कैसे इसका समाकलन किया जाएगा। तो हमको सर इसका समाकलन पता चल गया और dt का समाकलन तो हमको पता ही है कि dt का समाकलन क्या होता है, t होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मान और इसका मान समीकरण कहां रख दें, समीकरण 2 में रख दें। अतः हम क्या देखेंगे, समीकरण 2 से, तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, a माइनस एक्स की पावर -2 इंटू dx का हमको क्या करना था, समाकलन करना था। क्या सर हमने कर दिया, यस सर, हमने इसका समाकलन कर दिया। और जब इसका समाकलन किया तो क्या मान आया, a माइनस एक्स की पावर -2 इंटू dx का समाकलन करने पर वैल्यू कितनी आई, 1/a माइनस एक्स। यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/a माइनस एक्स। यानी हमने यहां पर क्या लिख दिया, 1/a माइनस एक्स। ठीक है, फिर बराबर लिखा था, बराबर लिख दिया, k लिखा है, k लिख दिया। और हमको सर पता है जब dt का समाकलन करते हैं तो उसका मान कितना आता है, t आता है। और dt का समाकलन का वैल्यू कितना होता है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, dt का समाकलन कितना होता है, t होता है। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया, प्लस, प्लस के बाद हम क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर आपने पिछली बार लिखा था प्लस के बाद i क्या होता है, i होता है दोस्तों समाकलन स्थिरांक। क्या होता है, समाकलन स्थिरांक। अब हम क्या करते थे सर, जब हम समाकलन स्थिरांक लिख लेते थे तो हमको ये पता करना पड़ता था कि समाकलन स्थिरांक का वैल्यू कितना होगा, यानी समाकलन स्थिरांक का हमको मान निकालना पड़ेगा। अब वो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन बनी है इसको कोई इक्वेशन मान लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते थे, चूंकि ये जो जितना भी हमने काम किया था वो सब हमने t समय के बाद किया था, वो सब हमने कब किया था, t समय बाद किया था। अब हम काम करने वाले हैं स्टार्टिंग के लिए। जब स्टार्टिंग में जाएंगे तो वहां पर टाइम कितना होगा, 0 होगा। अगर टाइम 0 हो गया तो क्या कोई उत्पाद बना होगा, तो आप कहेंगे वहां पर उत्पाद नहीं बना होगा, यानी x का वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। तो दोस्तों इसको इक्वेशन मान लेते हैं। अभी तक हम कितनी इक्वेशन मान चुके हैं, इक्वेशन नंबर 3 तक मान चुके हैं। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। क्या लिखेंगे, समीकरण 4 में क्या रखेंगे, समीकरण 4 में t बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम अभी तक हम चल रहे थे t समय बाद के लिए। अब हम कहां के लिए चलेंगे, स्टार्टिंग के लिए। स्टार्टिंग में t बराबर कितना होगा, 0। अगर t 0 होगा तो जो उत्पाद बना होगा वो भी क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता भी क्या होगी, 0 होगी। यानी x का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा। इसको सब यहां पर रखेंगे और क्या आएगा देखते हैं। लिखा है 1/a माइनस एक्स की जगह कितना रखना है, 0। x की जगह कितना रखना है, 0 हमने रख दिया। बराबर लिखा है, k लिखा, k लिख दिया, इनटू t की जगह कितना रखना है, 0 प्लस यहां पर लिखा था। उसके बाद क्या लिखा है, i हमने लिख दिया। फिर यहां पर क्या आया, a से 0 जाएगा तो कितना आएगा, a ही तो आएगा। और किसी भी चीज की 0 से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर क्या होता है, 0। प्लस लिखा था, प्लस लिखा, उसके बाद क्या लिखा है, i हमने लिख दिया। जब कोई i में 0 जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, आप कहेंगे i आएगा। यानी यहां से क्या आया, i बराबर 1/a। अब हमको दोस्तों i का मान पता चल चुका है। अब हम ये i का मान कहां रखेंगे, समीकरण 4 में रखेंगे और हम k का मान आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आइए रखते हैं i का मान समीकरण 4 में। यहां पर क्या लिखेंगे, अतः समीकरण 4 में i का मान रखने पर, i का मान जब रखेंगे तो क्या लिखा है समीकरण 4 में, 1/a माइनस एक्स बराबर k इंटू टी प्लस i का मान कितना आया है, 1/a
ए। कितना आया है? 1/a। अब इसको सॉल्व करेंगे। सर ए वाले जितने भी टर्म्स हैं इनको कहां लेके जाएंगे? एक साइड में। क्यों? क्योंकि हमको मान किसका निकालना है? के का। यानी के को हमको उस साइड रखना पड़ेगा, बाकी सारी वैल्यूज को हमको अपोजिट साइड में भेजना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये जब इधर प्लस में था और इस साइड आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? आपका आंसर होगा, जब कोई चीज प्लस में बराबर के उधर होती है तो बराबर के दूसरी साइड लेके आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाती है? माइनस में। और अगर माइनस में होती है तो किस में बदल जाती है? प्लस में बदल जाती है। तो दोस्तों इसको इस साइड लेके आएंगे, किस में बदल जाएगा? माइनस में। यहाँ क्या लिखेंगे? 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a। यानी 1/a को इस साइड लेके आए तो किस में बदल गया? माइनस में। इधर क्या लिखा हुआ है? k इंटू टी। अभी हमने kt ऐसे ही लिख लिया, t को बाद में अभी इधर भेज देंगे। तो सबसे पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या काम करेंगे? आप सबको एलसीएम लेना आसानी से आता होगा, वो भी हम लेंगे। इसके लिए हमको मान किसका निकालना है? k का। यानी हम t को भी इधर भेज दें तो यहां से हमको k का मान पता चल जाएगा। यहां क्या लिखेंगे? k बराबर 1/t। यानी जब t इधर आएगा तो अपॉन में जाएगा, सबको पता है। और इधर ऑलरेडी दिया क्या हुआ है? दिया है 1/a माइनस का x माइनस का 1/a। यही है आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान। इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सर हमको एलसीएम लेना पता है। अगर एलसीएम लेना पता है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा, चूंकि हमको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना है तो k = 1/t ब्रैकेट बनाया। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? a इंटू a माइनस एक्स। और इसको कैसे करेंगे? यहां पर क्या है? a माइनस एक्स है, और जब यहां पर a माइनस एक्स है, जब इसका एलसीएम लेंगे तो a का कहां जाएगा? a साइड में चला जाएगा तो कितना आएगा? a माइनस, माइनस लिखा था माइनस लिख दिया, अब a माइनस एक्स। a माइनस एक्स यानी एलसीएम लेके जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? k = 1/t। इसको क्या लिख सकते हैं? a माइनस, माइनस से अंदर गुणा करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा a माइनस a, माइनस और माइनस की गुणा प्लस हो जाता है, x आएगा, अपॉन क्या जाएगा? a इंटू a माइनस एक्स। अब ये a कैसा है? ये a प्लस का है, और ये a कैसा है? माइनस का। और प्लस और माइनस वाले आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। लेकिन वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। यहां पर क्या कर लेंगे? k = 1/t x अपॉन a इंटू a माइनस। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा k का मान सॉल्व करने पर भी कुछ इस तरीके से आता है। ये क्या है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मान। यहीं से आपके न्यूमेरिकल भी लगेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को फिर से प्ले करके देखेंगे, और आपको इसके हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे, और इसको आसानी से समझने की और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेंगे? आप प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे, वीडियो को दोबारा देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। रट्टाफिकेशन नहीं करेंगे, रट्टाफिकेशन से दूर रहना है। किसी भी चीज को रटना नहीं है, क्या करना है? समझना है। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।